अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये क्या इशू रिजॉल्व हो गया सबका? मैम काफी हद तक हो गया। अच्छा, ठीक है। ओके जी, गेट योर अटेंडेंस मार्क्ड। वी हैव हमजा, हुरैम, फातिमा एंड उसामा। जी मैम। हुरैम नियाज, फातिमा बिशारत, शौकत, उसामा, इमरान। इसके अलावा तो कोई नहीं है। मैम ये मोहसिन बनेगी। मोहसिन। मैम मोहसिन मुनीर। हाँ जी, मोहसिन आपके हो गए हैं। और ये आपके पीछे नहीं लगा दिया। फातिमा, मोहसिन, फातिमा, मोहसिन, अ, उसामा इमरान, हुरैम नियाज एंड हमजा शौकत। ठीक है, यही लोग हैं। जी मैम। मैम हमारी ऑटो कैड की क्लास भी हो रही है, तो हम कौन सी क्लास लें आप? अभी इस टाइम पे हो रही है? ये वाली ले लो ना अभी। यस मैम, उधर ऑटो कैड की भी हो रही है, इधर मैम आपकी। अब हम कहाँ जाएं, समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारा तो 8 से 11 का टाइम है ना क्लास का, इस क्लास का टाइम। तो बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद योर सीआर हमने डिसाइड किया था कि हम 11 बजे किया करेंगे यस मैम, क्लास। हमने जो किया था मैम, मैम ने सुबह 9 बजे की क्लास शुरू की है, अभी जी तक जी कोई मैं पढ़ा। वो मैंने बताया ही नहीं है, वो 9 बजे उन्होंने क्लास शुरू कर दी है। उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं मैम मैम। 9 बजे वही उन्होंने मैसेज मैसेज आया किया। था। अगर ऐसा कोई इशू है तो आप उनसे कह दें कि हमारी 8 से 11 का जो टाइम है वो हमारी इस क्लास का है। तो उसके अंदर हमने 45 मिनट्स की क्लास करनी होती है, उसमें हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से 11 बजे किया। वैसे मैंने 10 बजे का कहा था, पर आप लोगों ने कहा कि 11 बजे ज़्यादा इजी का लेना। तो आप उनको कह दें कि 8 से 11 के अंदर हमारी दूसरी क्लास का टाइम है, उसमें नहीं हो सकती। मैम 45 मिनट्स की क्लास होती है, मैम तो 2 घंटे से पढ़ा रही हैं हमें। अभी मैं इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती। 45 ओके मैम। मिनट्स का एक सेशन होता है ये हमारा ऑनलाइन में। अब आप लोगों के क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड करता है, वो कितने हैं क्रेडिट आवर्स की है, उसके अकॉर्डिंग वो लेंगी। 45 मिनट्स के दो ले लेंगे अगर वो 2 घंटे से पढ़ा रही है तो। हाँ, असल उन्होंने में तो वो एक ही स्टार्ट की है, 9 बजे न्यू की अभी तक हाँ, चल रही है। हाँ जी, न्यूली हायर्ड है ना वो। तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। यस मैम। लेकिन आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी 8 से 11 का टाइम इस क्लास का है। हम अपनी क्लास इस टाइम के अंदर ही रखेंगे, चाहे हम 8 बजे रखें चाहे 10 बजे रखें। मैम मैं तो उन्हें मैम कह अभी क्या करेंगे हम? मैं कह देता हूँ। अभी आप उनको बताते हैं ना कि हमारी क्लास है। मैम मैं बता देता हूँ। हाँ, उनको बताएं। उनसे कहें कि हमारी ऑलरेडी ये स्केड्यूल हुई है, हर वीक हमारी इसी टाइम पे होती है क्लास। मैं कह और उनको कंप्लीट बताइएगा कि पूरा वो हमारा 8 से 11 का टाइम है। तो हम मैम ने 10 बजे का कहा था, पर हमने कहा कि हम 11 बजे ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं क्लास में। अभी वैसे लोग तो कम ही है, पर चलो फिर भी अगर 10 बजे होती तो इतने भी ना होते।
चलें, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. Golden ratios in architecture and structures. So we have to study a mathematical concept today about golden ratios in architecture. So everything in architecture is developed on the basis of a ratio. कोई भी हम लोग building जब design करते हैं या उसके कोई dimension देते हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही कह देते हैं ना कि हमारा ये एरिया है और इसकी हम एक्स डायरेक्शन ये ले लेते हैं, वाई ये ले लेते हैं. लेकिन बेसिकली जब हम कोई स्ट्रक्चर या कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो उसका एक रेशो के ऊपर हम उसको डिजाइन करते हैं. वो अब हम गोल्डन रेशो पढ़ेंगे कि जिस तरह हमारे पास में हिस्ट्री में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किन रेशियोज पे डिजाइन हुए. इवन इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में भी हर चीज़ रेशो में है, सिमेट्रिकल है हर चीज़. अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक रेशो पे बनाई है. कहीं भी आपको कुछ भी अनसिमेट्रिकल नहीं नजर आता. देयर इज अ सिमेट्री इन एवरीथिंग. तो इसी तरह हम बिल्डिंग्स को अगर रेशियो पे डिजाइन करें तो वो बड़ी वो सिमेट्रिकल बनती हैं. जैसे अगर आप किसी मॉस्क की बात करें तो उसका अगर जैसे बादशाही मॉस्क की बात करें तो उसकी एलिवेशन अगर देखें तो वो उसके जो डोम्स हैं वो बहुत सिमेट्री में है. अगर वो कोई बड़ा और कोई छोटा भी है, बट दे हैव सर्टेन रेशियो विद ईच अदर. कोई अगर छोटा डोम है, इट्स पॉसिबल कि वो हाफ ऑफ बड़ा डोम हो या कोई 1/3 या इस तरह से. बट एवरीथिंग इज ऑन पर्टिकुलर रेशियो. किसी कॉन्सेप्ट पे होता है, ऐसे ही नहीं होता कि अपनी मर्जी से किसी चीज को बड़ा कर दो, अपनी मर्जी से छोटा कर दो. वो आप फ्री हैंड स्केचिंग में जरूर कर सकते हो, बट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एन एक्यूरेट प्लान तो आप उसको एक रेशियो के ऊपर करते हो. So let's start with the lecture. These are the contents which we will discuss today. Introduction, brief history of golden ratio, definition of golden ratio, some golden geometry, golden ratio in art and architecture. Introduction, ratios and proportions in a building structure are simple arithmetical functions. ओके, जो हमारे जितने भी रेशियोज या बिल्डिंग के अंदर प्रोपोर्शन होती हैं वो सिंपल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो होती हैं. इस तरह मैं कह दूं कि अगर मैंने ये एक मास्टर बेडरूम बनाया है और मैं उसका जो अगर मैंने एक बेडरूम फॉर किड्स या एक बेबी रूम डिजाइन करना है तो मैं कहूँ कि 1/2 ऑफ मास्टर बेड में कह रही हूँ मेरा ये वाला बेडरूम. सो हम लोग ये जो प्रोपोर्शंस या रेशियोज लेते हैं वो सिंपल हमारी जो अरिथमेटिकल फंक्शंस होते हैं हम उन्हीं को लेते हैं. Ratios of all parts of the building are either these same ratios or related to these buildings indirectly. Proportion is a central principle of architectural theory and an important connection between mathematics and art. अब proportion क्या होती है? मैथमेटिकल एक फंक्शन तो होता है, लेकिन हम उसको आर्ट के साथ कैसे रिलेट करते हैं कि हमें एस्थेटिकली वो चीज़ें एक प्रोपोर्शन में अच्छी नजर आए. ऐसा नहीं हो कि हमने प्रोपोर्शन पे रख दिया और वो हमें प्यारी नहीं लग रही. एवरीथिंग विच इज इन प्रोपोर्शन शुड ऑल्सो बी डिजाइंड इन अ सच अ वे कि वो प्रोपोर्शन जो है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो. It is the visual effect of the relationship of the various objects and spaces that make up a structure to one another and to the whole. अब उसके अंदर हम क्या होते हैं बेसिकली, एक अगर बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम प्रोपोर्शंस के थ्रू रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. कि एक चीज अगर हमने बहुत बड़ी बना दी है तो दूसरी चीज ऐसा नहीं कि बहुत छोटी हो जाए. उनके दरमियान उनको प्रोपोर्शनेट करके अगर कोई बहुत बड़ी बनाई है तो उसकी कोई प्रपोर्शन लेके दूसरी बनाए कि दूसरी उसके साथ थोड़ी मैच कर जाए. इस तरह हम रिलेशनशिप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या डिफरेंट स्पेसेस के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं. वो सिर्फ उन पर्टिकुलर चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि एज अ होल बिल्डिंग की हर चीज़ के अंदर बिल्डिंग के साथ भी होता है. बिल्डिंग के साथ बेसिकली वो रिलेट कर रही होती हैं चीज़ें. These relationships are often governed by multiples of a standard unit of non-length known as module. हम एक मॉड्यूल डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस मॉड्यूल को लेके चल रही हूँ. मैंने एक रेशो, मैंने पिरामिड, अगर मैं जैसे हम इजिप्शियन पिरामिड्स हैं वो ट्रायंगल्स हैं सारे, तो मैंने एक मॉड्यूल डिसाइड कर दिया कि मैं वो ट्रायंगल्स बना रही हूँ. अब मैंने फर्दर
चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप बनाया कि हर चीज़ उसी शेप में हो लेकिन उसकी प्रोपोर्शन डिफरेंट हो। तो हम एक लेंथ नोन कर लेते हैं एक चीज़ की नोन लेंथ ली और बाकियों को उनसे कंपेयर करके बनाते गए। So once you have one known length, you can develop other unknown lengths from that known length. Then we have Vitruvius theory. The three prerequisites of architecture are firmness, commodity, delight. अब ये जो आर्किटेक्चर की जो टर्म है वो बेसिकली इसके प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि ये अगर पहले ये तीन चीजें होंगी तो आगे आर्किटेक्चर आएगा। फर्मनेस, कॉमोडिटी, डिलाइट। फर्मनेस के वो चीज स्टेबल हो, कॉमोडिटी के वो यूटिलाइज हो सके, और डिलाइट दैट शुड बी प्लीजिंग। These prerequisites require the architects to be equipped with a varied kind of learning and knowledge of many branches. So you should have knowledge of these three things in order to uh, be a good architect. Moreover, Vitruvius identified the six principles of design as order, arrangement, proportion, symmetry, propriety, economy. अच्छा, अब आई डोंट नो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे, बट अगर मैं अपने मुताबिक सोचूं तो दिस कैन बी अ वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन अकॉर्डिंग टू विट्रुवियस। तो ऑर्डर, everything should be in a particular sequence, order, arrangement, proportionate हो चीजें, symmetrical हो, proprietary के वो aesthetically अच्छी लगें, economical हो वो, ऐसा नहीं हो कि चीजों के ऊपर बिला वजह आपका पैसा लग रहा है and they are not worth spending money. वालेकुम सलाम। they are not worth spending money. आप वही चीजें बनाएंगे जिसके ऊपर इकोनॉमी आपकी justify हो रही हो। Among the six principles, proportion interrelates and supports all other factors in geometrical forms and arithmetical ratio. So proportion जो है वो हर एक फैक्टर के साथ रिलेट करती है। Order, arrangement, symmetry, propriety and economy. Proportion is the major factor which interrelate all other factors, or which supports all other factors when we talk about the geometrical form of any building, or when we talk about arithmetical ratios in any building. So proportion is an important factor relating. This is an important question with respect to multiple choice question. Which factor of the six principles of design is the leading factor or which supports all other factors? So the proportion है that is the most important factor, or that factor supports all other five factors. Then we have a brief history of golden ratio. Golden proportion is a mathematical concept in building structure. It is also a criteria of harmony, symmetry, and aesthetics in building. So again, this can be an important question. What is the criteria of harmony, symmetry, and aesthetics in any building? या फिर ये golden ratio is the criteria of what इस तरह का कोई भी question बन सकता है। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली गोल्डन प्रोपोर्शन है, इसको गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, ये एक बिल्डिंग की मैथमेटिक्स है कि अगर हमने बिल्डिंग को डिजाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स तो हम गोल्डन रेशियो या गोल्डन प्रोपोर्शन को यूज करेंगे। इसका पर्पस क्या होता है? हार्मनी क्रिएट करना, सिमेट्री क्रिएट करना और बिल्डिंग को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना। इन तीनों चीजों को इकट्ठा करना। बिल्डिंग एट अ टाइम हार्मनी में हो, हर चीज एक दूसरे से हार्मनी, ऐसा नहीं हो कि अगर आप मॉस डिजाइन कर रहे हो तो आपने मॉस डिजाइन करते हुए कोई चीज उसके अंदर बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर की डाल दी। एक आप कुछ पहले आप इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर हैं, उसके अंदर आप डॉम्स दे रहे हैं, आर्चेस दे रहे हैं, वॉल्स दे रहे हैं, और एकदम आपने अंदर कोई ग्लास का इफेक्ट डाल दिया है, या ग्लास के साथ मॉडर्न जैसे शेप्स में प्ले करते हैं आप वैसे प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी चीजों के दरमियान हार्मनी होनी चाहिए। व्हेन यू आर फॉलोइंग
इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसके अंदर आप डोम्स देने हैं, वॉल्स, आर्चेस, ये सब चीजें दे रहे हैं, तो यू शुड क्रिएट हार्मनी ऑफ ऑल दोस थिंग्स, उसके अंदर कोई इधर उधर की चीज डालने की जरूरत नहीं। फिर उन चीज़ों के दरमियान सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे कि हम अपने हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की या मॉस्क वगैरह की, जिसके अंदर हर चीज़ सिमेट्री में है। मोस्टली ऐसे है कि अगर राइट साइड पे एक डोम है छोटा तो लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे जो सिमेट्री है वही लेफ्ट साइड पे सिमेट्री है, मोस्टली ऐसे है। फिर उसके बाद वो चीज़ें जो हार्मनी में है, सिमेट्री में है, दे शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। अब अगर आप एक मस्जिद के ऊपर एक ही डोम दे रहे हैं और वो भी बहुत छोटा दे रहे हैं और मस्जिद बहुत बड़ी है, तो दैट विल नॉट लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग, और दूसरा वो हार्मनी या प्रोपोर्शन के अंदर भी नहीं होगा। तो यू हैव टू मेंटेन हार्मनी, सिमेट्री and aesthetics of the structure in a building. There are many different names of the golden ratio, which include golden mean, phi, the divine section, the golden cut, the golden proportion, the divine proportion, and tau. So again, this can be an important short question अगर ये आपका paper on campus हुआ, जिसमें you can be asked different names of golden ratio, which are 7 names: golden mean, phi, divine section, golden cut, golden proportion, divine proportion, and tau. The Great Pyramid of Giza, built around 2560 BC, is one of the earliest example of the use of golden ratio. अब जो हमारे पिरामिड्स ऑफ गिजा हैं, इजिप्शियन पिरामिड्स जो हैं, वो गोल्डन रेशियो के अंदर के ऊपर डिजाइन हुए हैं। दे आर द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ या अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियो है। सबसे पहले गोल्डन रेशियो वहां पे यूज हुई थी। द लेंथ ऑफ मैम ईच तो जरा समझा दीजिए गोल्डन रेशो क्या होती है। गोल्डन रेशियो आगे ये समझने ही वाले हम, नीचे ये एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये हम गोल्डन रेशियो को ही समझेंगे आगे ये होती क्या है। गोल्डन रेशियो का मतलब ये है कि ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपने एक बिल्डिंग के डिफरेंट डायमेंशंस को रेशियो के ऊपर रख के फिर डिजाइन करना होता है। अगर एक लेंथ, सपोज एक हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो एक्स है और दूसरी वर्टिकल लेंथ वाई है, तो वो एक्स और वाई के दरमियान या वाई और एक्स के दरमियान हमने एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, एक रेशियो डेवलप करनी है, और उसकी बेसिस पे हमने पूरी बिल्डिंग को डिजाइन करना है। अब अगर वो पिरामिड ऑफ गिजा है, वो एक ट्रायंगल है, तो ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से वो ट्रायंगल बना दिया, उसके अंदर रेशियो वो आगे ये यहाँ पे देखें एक्स वाई एंड जी, इनके दरमियान में बता आगे पता चलेगा कि क्या रेशियो मेंटेन करते हैं गोल्डन रेशियो के अंदर। The length of each side of the base is 756 feet and the height is 481 feet. So we can find the ratio of the base to height is 756 divided by 485 is equal to 1.5. मतलब उन्होंने 1.5 की रेशियो मेंटेन की है। नॉर्मली क्या होता है 1.5, 1.6, 2 इस तरह की रेशियो आप मेंटेन करते हो डायमेंशंस के दरमियान। सपोज मैं इस डायमेंशन को थोड़ा और बड़ा कर देती तो ये हो सकता है कि 1.5 से डायमेंशन 1.6 हो जाती या 1.4 हो जाती, थोड़ी सी वेरी कर जाती डायमेंशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डायमेंशंस ऐसे लेते हैं कि हमारे पास हम रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने 1.5 की रेशियो पे काम करना है, 1.6 पे काम करना है, 2 की रेशियो पे काम करना है। फिर हम डायमेंशन ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास वो रेशियो आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 756 बाय 481 है, अगर मेरे पास बहुत छोटी बिल्डिंग होती 30 फीट मैम अगर मेरे पास एक, जी जी मैम कोई बिल्डिंग की एग्जांपल दे दें कि ये बिल्डिंग जो है इतनी इस रेशो पे बनी हुई है एग्जांपल। ये आपको पिरामिड की एग्जांपल ही दे रही हूँ, ये 1.5 की रेशियो पे बने हैं। हम इधर जो लाहौर अच्छा, में कहीं पे आके विजिट भी कर सके। अभी इतना आगे तो हम पहुंचे भी नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ये गोल्डन रेशियो होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने 1.5 की रेशियो पे एक बिल्डिंग डिजाइन करनी है और मेरे पास बिल्डिंग है कितने 600 स्क्वायर फीट है। ठीक है,
तो आजकल मरला कितना है लाहौर में? 225 का मरला है ना? हाँ 225, मतलब 2.5 मरले की बिल्डिंग, एक घर है, छोटा सा घर है, मैं आपको उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। 2.5 मरले का 600 स्क्वायर फीट का, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, मैंने 1.5 की रेशो पे उसके, अभी मैं सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल की बात कर रही हूँ, मेजर एक्स और वाई डायमेंशन, अंदर रूम्स की बात नहीं कर रही, ठीक है। 600 स्क्वायर फीट की है। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने उसको 1.5 की रेशो पे डिजाइन करना है। उसके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन बिल्डिंग की मैंने 1.5 की रेशो पे ले लिया। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं एक डायमेंशन 30 लूँ और एक डायमेंशन 20 लूँ, तो 30 डिवाइडेड बाई 20 करके देखें क्या आता है। एक डायमेंशन 30 लूँ, एक 20 लूँ, 30 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 1.5 आता है, ठीक है। तो मैंने अपनी रेशो 1.5 ही मेंटेन की है, लेकिन मैंने अपने डायमेंशन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर दिए हैं। समझ आ गई अब? आप आपने रेशियो डिसाइड कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने, अब मैं उसके अंदर हर चीज के ऐसे डायमेंशन लूंगी कि वो 1.5 के अंदर आ रही हो, तो वो मेरी एक रेशियो के ऊपर पूरी बिल्डिंग डिजाइन हो जाएगी। तो ये पिरामिड का उन्होंने यही बताया कि उसकी जो बेस की लेंथ है वो 756 फीट है और उसकी हाइट जो है 481 फीट है। अब उन्होंने हाइट और लेंथ के दरमियान रेशियो 1.5 की मेंटेन किया, ठीक है। ये बेसिकली एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस और जी एक्सिस के दरमियान उन्होंने मेंटेन किया ये 1.5 की रेशियो। Euclid in his Elements calls dividing a line at the point 618 point dividing a line in the extreme and mean ratio। अब इसको यहाँ पे मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि ये होता है यार, इसको अभी छोड़ें यहाँ। अभी आप ये याद रखें कि हमारे पास गोल्डन रेशियो जो होती है उसमें हम ये करते हैं, हम एक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम डायमेंशंस को इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे पास वो रेशियो आ जाए, तो बेसिकली प्रोपोर्शनेट हमारे पास बिल्डिंग बन जाती है। एंड वी हैव डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर द गोल्डन रेशियो, गोल्डन मीन, पाई और ये डिवाइन सेक्शन, गोल्डन इस तरह से। और जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है, दे आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रेशियो, जिसके अंदर उन्होंने एक रेशियो डिसाइड किया और उसके बेसिस पे अपनी बाकी डायमेंशंस लेते हैं हम। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम 1.5 से हम रेशियो कम कर सकते हैं? 1.5 से कम ज्यादा आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन यू हैव टू मेंटेन अ प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह पे एक रेशियो रख रहे हो, दूसरी जगह पे दूसरे। आगे मैं बताने जा रही हूँ कि 1 to 1.5 ये रेशियोज आप नॉर्मली रखते हो, ये आगे बताने वाली हूँ, ओके मैम। ठीक है। अच्छा ओके, हमारे पास एक डायमेंशन होती है एक्स बिल्डिंग में, एक वाई होती है और जी जो उसकी थर्ड डायमेंशन स्पेस के अंदर हाइट होती है, ठीक है। उसके दरमियान अगर हम x और y की खाली बात करें तो उनका ये y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y, ये रिलेशनशिप उसके अंदर होना चाहिए। जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए। इस तरह से हमने बिल्डिंग के डायमेंशन लेने हैं कि उन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो वो इक्वल हो, उन दोनों को ऐड करो और y से डिवाइड करो। ये इस तरह से अगर ये इक्वल आ जाए तो हमारी वो जो हम कह रहे हैं जो रेशियो है हम देंगे वो फिर बिल्कुल ठीक होगी फिर। दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग कि हम रेशियो की बेसिस पे डायमेंशंस को खुद ले लें। हियर वी हैव डायमेंशंस और उसकी बेसिस पे जो हमारे पास उनकी रेशियो आएगी वो, अगर बेसिकली रेशियो इज डिवीजन ऑफ बोथ थिंग्स ना, हम दो डायमेंशंस को डिवाइड करें या दो नंबर्स को डिवाइड करें तो जो आंसर आता है उसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें और वो इक्वल आए इस टर्म के, इसका मतलब है जो ये रेशियो है वो बिल्कुल ठीक है। ये y भी आपका डायमेंशन है और x भी आपका डायमेंशन है। अब y बाय x को हम अगर डिवाइड करें और दोनों का ऐड करके डिवाइड करें तो अगर ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारी रेशियो बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। हम हर पाकिस्तान के अंदर हम हर बिल्डिंग ऐसे नहीं डिजाइन करते हैं, हर बिल्डिंग ऐसे नहीं डिजाइन करते हैं, लेकिन हम ऐसा जरूर कहते हैं कि इस वाली
रूम को या इस चीज को 45 के एंगल पे इस पर्टिकुलर स्पेस से रख दो या 90 के एंगल पे रख दो, हम ये जरूर कहते हैं। हम इस तरह की रेशोज नहीं यूज करते, लेकिन अगर ये रेशोज जो हम हिस्टोरिक बिल्डिंग की बात करें, जैसे जिसमें आर्चेस वगैरह होती हैं और जिसमें हमारे डोम्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली वो कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे जरूर डिजाइन होते हैं। अगर वो ये हम रेशो नहीं भी ये वाली कैलकुलेट करते हैं तो वो, लेकिन वो एक सिमेट्री में एक ज्योमेट्री के ऊपर जरूर कैलकुलेट होते हैं। डोम्स के अंदर आपके एंगल्स आ जाए कि इतने डिग्रीज पे रखना है, इतने डिग्रीज पे रखना है, इस तरह की ज्योमेट्री जरूर इन्वॉल्व होती है। देन इफ वी हैव थर्ड डायमेंशन जी, तो उसके अंदर क्या है, z को अगर हम डिवाइड करें x प्लस वाई से, इट शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाई z। अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब है ये रेशियो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली गोल्डन रेशियो के अंदर क्या होता है, लार्जर टू स्मॉलेस्ट रेशियो इज 1.618। दिस नंबर जो गोल्डन रेशियो है ये सिर्फ उसकी बात हो रही है, एंड गोल्डन रेशियो ये पाकिस्तानी बिल्डिंग्स में नहीं यूज हो रही, लेकिन ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा में यूज हुई है और उसकी हम बात कर रहे हैं। लार्जर टू स्मॉलर रेशियो इज 1.6। अफजल आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। जी सर। लार्जर टू स्मॉलर रेशियो इज 1.61। मैम तो जी कौन हमारे सी पास एक, जैसे एक्स वाई हम तो कौन सी हो जाएगी, जी कौन सी वैल्यू है, वो हाइट होगी। z उसकी हाइट होगी, x उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, y उसका दूसरी साइड का वर्टिकल तो नहीं है लेकिन दूसरा उसका डायमेंशन जी है। मैम। अगर एक विड्थ है तो दूसरी लेंथ है, और z जी उसकी हाइट है। अच्छा, ओके मैम। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में वी हैव डिफरेंट सीरीज, बाइनोमियल सीरीज और इस तरह की सीरीज हैं। इसके अंदर एक फिबोनाची एक सीरीज है, मैथमेटिकल सीरीज है, जिसके अंदर नंबर्स आते हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। ना तो इवन नंबर्स हैं ना ऑड नंबर्स हैं, ये किसी फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने किसी सीरीज के फॉर्मूले के ऊपर ये नंबर्स निकालने हैं कि उस सीरीज में ये नंबर आते हैं। पहला नंबर 0 होता है, 1 होता है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 एंड सो ऑन, आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गोल्डन रेशियो में इसके अकॉर्डिंग ये होता है, वन इफ दो वी दफा क्यों है? सीरीज का फॉर्मूले के अंदर 2 दफा है 1। इट इज बिल्ट ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये मैंने नहीं बनाया, ये फिबोनाची सीरीज के अंदर यही डिजिट्स आते हैं। यू हैव टू लर्न देम एज द वे दे आर रिटन। इसका कोई आपको, इसका अगर आपने कोई प्रूफ चाहिए कि कैसे ये नंबर्स आए हैं, तो यू हैव टू सर्च फिबोनाची सीरीज को हम कैसे डेवलप करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, तो उसके अंदर आप फॉर्मूले के अंदर जाके देख सकते हैं कि ये कैसे आई है। लेकिन उसकी फाइनल आउटकम ये है इस फिबोनाची सीरीज की, तो उसके अंदर ये डिजिट्स उसके रिजल्ट के हैं, ये उसकी सीरीज डेवलप होती है। If we take the ratio of two successive numbers in this series and divide each number by the number before it, we will find the following series of numbers। अब वो कह रहे हैं कि हम हर नंबर को उससे पिछले नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फर्दर एक सीरीज ऑफ नंबर्स बन जाएगी। अब 0 को छोड़ दें, 0 को हम वो कर नहीं सकते, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 को 0 से नहीं करेंगे, 0 को हम छोड़ें, इसलिए हम स्टार्ट करें इस 1 से। अब इस 1 को हम डिवाइड करें इस 1 से, तो यू विल हैव आंसर 1। फिर इस 2 को पिछले 1 से डिवाइड किया तो यू विल हैव आंसर 2। अब इस 3 को पिछले 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया, 1.5। 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर है 1.5। फिर अगर हम इस 5 को पिछले 3 से डिवाइड करें, 5/3, तो आंसर आया 1.66। अब इस 8 को पिछले 5 से डिवाइड करें तो वी हैव आंसर 1.6। इस 13 को पिछले 8 से डिवाइड करें तो वी हैव आंसर 1.62। इस 21 को पिछले 13 से डिवाइड करें तो वी हैव आंसर 1.61। इस 34 को पिछले 21 से डिवाइड करें तो वी हैव 1.61। इसी तरह हम 55 को 34 से डिवाइड करके देखते हैं कि अगर हम 55 को 34 से डिवाइड करें, अगेन हमारे पास आंसर आ रहा है 1.61। फिर हम 89 को 55 से डिवाइड करें तो वी हैव आंसर 1.61।
और इस 144 को हम डिवाइड करें 89 से, वी हैव आंसर 1.61. So it says the ratio seems to be settling down to a particular value which we'll call the golden ratio. अब जो हमने इसकी सीरीज की जब रेशो लेते गए हैं, जब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये एक 1.6 पे स्टिक हो गया. अब हर एक का आंसर 1.6 है, किसी के आगे 1.62 है, किसी के आगे 1.61 है, 1.61 है. लेकिन इससे आगे 34 से आगे 55/34 का आंसर भी 1.61 है, 89/55 का भी आंसर 1.61 है, और 144/89 का आंसर भी 1.61 है. इसका मतलब है कि जो सीरीज के नंबर्स हैं जैसे प्रोसीड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर फिक्स हो गए हैं, उस रेशियो के बाद वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. ठीक है. अब ये 1.6 को उसने गोल्डन रेशियो में 5 कह दिया. हमारे यहाँ 5 की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 3.14 कहते हैं हम. हमारे यहाँ यही वैल्यू होती है ना 5 की, 22/7 या 3.14. तो उनकी जो गोल्डन रेशियो के अंदर अकॉर्डिंग टू फिबोनाची सीरीज हमारे पास 5 की वैल्यू है 1.61. इस सीरीज के अंदर उसने क्या किया है, हर अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड किया है, तो एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है. जब वो नंबर सीरीज के अंदर प्रोसीड करते गए हैं तो वो एक रेशियो 1.6 पर फिक्स होते गए हैं, तो उसने उस 1.6 को 5 कह दिया गोल्डन रेशियो के अंदर. ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, we can notice if we have, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिक डेफिनेशन हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज थी, उसके अंदर हमने रेशियोज ली और 1.6 पे 5 को कह दिया. उन रेशियोज का आंसर 1.6 पे जब से आगे नहीं जा रहा था तो हमने उस 1.6 को 5 कह दिया. अब हमारे पास ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है कि हम गोल्डन रेशियो कैसे ले सकते हैं. दिस इज वन मेथड ऑफ टेकिंग गोल्डन रेशियो, कि हम 1.6 की रेशियो 5 की वैल्यू 1.6 रख के हम अपनी बिल्डिंग के डायमेंशंस डिसाइड कर सकते हैं गोल्डन रेशियो में. दूसरा स्टेप ये है, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, we can notice if we have a 1/1 square and add a square with side length equal to the, अभी मैं आपको इसकी ये एग्जांपल बताऊंगी, आपको इसकी फिर समझ आएगी, इन वर्डिंग से समझ नहीं आएगी. we can notice if we have a 1/1 square and add a square with side length equal to the length longer rectangular side, then what remains is another golden rectangle. This could go on forever. We can get bigger and bigger golden rectangles adding of these big squares. अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है. Step 1, start with the square 1/1. Step 2, find the longer side. अब हमने एक स्क्वायर लेना है 1/1 का. ठीक है. जैसे ये वाली सीरीज है ना, इसका पहला 0 था तो 0 हम ले नहीं सकते, इसका पहला 1 है तो हम 1/1 का स्क्वायर ले रहे हैं. ठीक है. फाइंड द लॉन्गर साइड. अब इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 1 ही है. तो हमने उसके अंदर क्या करना, हमने एक 1 ऐड कर देना. अभी वो आगे एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ. स्टेप 3, ऐड अनदर स्क्वायर ऑफ दैट साइड टू द होल थिंग. ये जो मैं ऐड करने का कह रही हूँ आगे एग्जांपल में बता रही हूँ. हियर इज द लिस्ट वी कैन गेट एडिंग द स्क्वायर 1/1, 2/1, 3/2. मतलब अगली डायमेंशन का पिछले के साथ 1/1 का, फिर 2/1 का, फिर 2 के बाद आगे 3 आ गया और इसका पिछले 2. 3 के बाद उस सीरीज में क्या है 5 और इससे पिछला क्या है 3. मतलब जो ये वाली जगह है ना, इस पे अगला आता जाना है, और जो ये वाली जगह है इस पे पिछला आता जाना है. ये समझ आई? ये सिर्फ बता रही हूँ सीरीज. अभी करना क्या है वो नहीं बता रही, अभी बता रही हूँ ये सीरीज क्या बनेगी. 1/1 हो गया. अब अगले में क्या होगा, 1/1 हो गया. अब अगला कैसे बनेगा, अगला यहाँ पे 2 है और इस मल्टीप्लाई ये होगा पिछले वाले से, पिछला क्या है 1. अब यहाँ पे अगला आएगा 2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 3, और इससे पिछला क्या है, मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से. फिर उसके बाद वी हैव अगला वाला 5, और इससे पिछला क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई पिछले वाले से होना है विच इज 3. इसी तरह 5 के बाद अगला है 8,
और मल्टीप्लाई होना है पिछले वाले से विच इज 5। तो इस तरह इसी सीरीज को उसने स्क्वायर ज्योमेट्री बनाने के लिए स्क्वायर्स की फॉर्म में, स्क्वायर यही होता है ना, 1/1 का स्क्वायर क्या होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, यही होता है ना। ये उसने ज्योमेट्री बनाने के लिए उनको अगले और पिछले डायमेंशन से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर। अब ये 2/1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 होगी डायमेंशन, ये 1 होगी। 3/2 का क्या होगा, ये 3 होगी, ये 2 होगी। ठीक है, तो ये वो ज्योमेट्रीज क्रिएट कर रहा है। अब इसने इस सीरीज से पहले रेशियो बनाई, अब इसी सीरीज से वो ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर्स क्रिएट कर रहा है। अब इसमें करना क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझ आएगी तो ही पूरी चीज ही समझ आएगी। 1/1 का हमने एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अच्छा हमने क्या किया, 1/1 का एक स्क्वायर लिया है, इसकी साइड ये वाली डायमेंशन भी 1 है, ये भी वाली भी 1 है। 1/1, ये पहला डायमेंशन 1 है और 1 है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाली सीरीज ली है 1/1 वाली। ठीक है, अब उसने स्टेप 2 में क्या कहा था, फाइंड द लॉन्गर साइड। अब इसकी लॉन्गर साइड कौन सी है, 1/1 की 1 1 ही है ना। जी मैम। 1/1। स्टेप 3 क्या था, ऐड अनदर स्क्वायर ऑफ दैट साइड टू होल थिंग। अब आपने जो बड़ी वाली साइड आनी है ना, उसका एक स्क्वायर उसके साथ लगा देना है। अब इसमें 1/1 हमारे पास 1 है, एग्जिस्ट करता है, उसकी बड़ी साइड भी 1 है, तो हमने उस बड़ी साइड का एक स्क्वायर ऐड कर देना। अब ये 1 हमारे पास ऑलरेडी था, उसके साथ हमने 1/1 का स्क्वायर और ऐड कर दिया। बड़ी वाली साइड हमारे पास है ही 1, 1/1 हमारे पास ऑलरेडी था, अब उसकी बड़ी वाली साइड का हमने स्क्वायर ऐड कर दिया उसके साथ। समझ आई, ये स्टेप जी भी मैम। समझ आई, आगे भी बता रही हूँ। 1/1 हमारे पास ऑलरेडी था, अब हमने इस स्क्वायर की लंबी वाली साइड फाइंड, लॉन्गर साइड फाइंड करनी है, वो भी 1 ही है। अब उस लॉन्गर साइड का हमने स्क्वायर ऐड कर देना साथ, वो भी 1/1 का ही बना है, क्योंकि वो उसकी बड़ी साइड है ही 1। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसको देखें, इस स्क्वायर को, इसके, अब हमारे पास ये एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है, ये एक स्क्वायर बन गया है, ऐसा ही है ना, रेक्टेंगल बन गया, सॉरी। पहले हमारे पास सिर्फ ये था, अब हमारे पास ये बन गया है, जब हमने उसके साथ एक और स्क्वायर ऐड किया। ठीक है, ऐसा ही है, जी मैम। समझ आई है या नहीं। मेरे पास एक 1/1 का रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, मैंने उसकी बड़ी वाली डायमेंशन ली, बड़ी वाली डायमेंशन भी 1 ही है, अब उस डायमेंशन का मैंने एक स्क्वायर और ऐड कर दिया। अब उसकी एक ये डायमेंशन बन गई है और एक ये डायमेंशन बन गई है, ऐसा ही है। यस मैम। अब मेरी, अगर ये भी 1 का है और ये भी 1 का है, तो मेरी ये डायमेंशन 2 बन गई, ऐसा ही हुआ। जी मैम। और ये मेरी 1 है, ऐसा ही हुआ। जी। अब ये 2/1 का बन गया स्क्वायर, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला 2/1 का, जी। ये 2 और ये 1, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस पूरे शेप की लंबी वाली साइड फाइंड करूंगी, कौन सी है इसकी लॉन्गर साइड। 2। हाँ, अब मैं इसके अंदर 2/2 का स्क्वायर ऐड करूंगी, ठीक है, ठीक है। जी मैम। अब 2/2 का स्क्वायर ऐड करना, तो मैंने सिमेट्री अंदाजन देखनी है। अब 2/2 का स्क्वायर अगर मैं इस साइड पे लगाऊंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, इंस्टेड के मैं यहाँ पे उसको अलग से एक निकाल लूं, ठीक है, ये गलत है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2/2 का एक स्क्वायर लगा दिया, लंबी वाली साइड का मैंने कहा था ना स्क्वायर हमने लगाना है, तो
तो मैंने लंबी वाली साइड का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ठीक है। जी मैम। जी मैम। अब क्या हुआ, अब जो है ओहो 3/2 बनती है। एग्जैक्टली। अब अब 3 का स्क्वायर ऐड कर देना। अब ये वाली साइड 2 है और जो ये वाली है वो 3 बन गई है, ऐसा ही है। जी ये मैम। फिर ये 3/2 वाला स्क्वायर बन गया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस पूरे की लंबी वाली साइड फाइंड करूंगी, वो मेरी है 3 और उसका स्क्वायर ऐड कर दूंगी। अब मैंने यहाँ 3/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये 3 और ये 3, ऐसा ही है। जी मैम। ये अब 5/3 और अब बन गया ये। हाँ, अब ये बन गया टोटल 5/3। जी मैम, अब 5/3 के साथ हम ऐड कर अब ये लेंगे। देखें, अब ये सीरीज का नेक्स्ट बन गया 5/3। अब मैं क्या करूंगी, अब इसकी इसकी लॉन्गर 5/5 साइड क्या है 5। 5 अब मैं 5 फाइव हो बाई जाएगी। फाइव का स्क्वायर ऐड करूंगी, राइट। जी। अब ये मैंने 5/5 का यहाँ ऐड कर दिया, ये 5 और ये 5। 8/5 हो गया। अब ये इसकी ये वाली डायमेंशन क्या बनी, 8। 5 + 3 8 और वो 5। तो नेक्स्ट स्क्वायर बन गया 8/5 वाला। ठीक है, इसी जी। तरह अब मैं इसकी लंबी साइड मैं फाइंड करूंगी, तो वो 8 होगी, मैं 8/8 का स्क्वायर ऐड कर लूंगी, तो वो मेरे पास 13/8 का अगला बन जाएगा। ठीक है, इसी जी। तरह मैं शेप्स को ऐड करती रहूंगी बस। तो ये मेरी है गोल्डन रेशियो की, अगर हम ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के साथ प्ले करें तो वो ये है। अगर हम रेशियोज के साथ मेंटेन प्ले करें तो वो 1.6 की रेशियो है 5। अगर हम ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ प्ले करें तो मैंने लॉन्गर साइड लेनी है और उसका स्क्वायर ऐड करते जाना। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई। जी मैम। देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है कि आपके पास पहला आपने 1/1 का स्क्वायर बना लिया, फिर उसके बाद आपने लॉन्गर डायमेंशंस लेके उसके स्क्वायर ऐड करते जाना। ठीक है, देन देर इज सम गोल्डन ज्योमेट्री, उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ये थोड़ा थेरेटिकल वाला पार्ट है, समझने वाला ज्यादा यही था। A golden rectangle is a rectangle with proportions that are two consecutive numbers from the Fibonacci sequence. The golden rectangle has been said to be one of the most visually satisfying of all the geometric forms. We can find many examples in art masterpieces such as in edifices of ancient Greece. अच्छा, golden rectangle वो क्या कह रहा है कि with proportion that are two consecutive numbers from the Fibonacci series sequence. Basically two consecutive numbers यही हैं जो मैं 1/, ये 2/1, ये बेसिकली स्क्वायर नहीं, अब ये रेक्टेंगल है। 3/2 ये भी रेक्टेंगल है, 5/3 ये भी रेक्टेंगल है। सो एनी ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इज अ गोल्डन रेक्टेंगल। फिबोनाची सीरीज के दो कंसेक्टिव नंबर्स की जो प्रोपोर्शन है वो आपका गोल्डन रेक्टेंगल है। और इसकी एग्जांपल है एडिफिसिस ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ये एक बिल्डिंग है। ये इन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई है, आई थिंक आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है। Construction of a golden rectangle. Construct a unit square. So this red one is a unit square. Draw a line from the midpoint of one side to an opposite corner. ये midpoint से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक. Use that line as the radius to draw an arc that defines the long dimension of the rectangle. अब क्या किया है उसने, मिड पॉइंट पे कंपास रख के या इसका रेडियस मेजर किया है, ये रेडियस जो भी है इस रेक्टेंगल का, ठीक है, उसकी उसने आर्क लगा दिया है। अब ये आर्क जब यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी तो आपको पता चल जाएगा इसका या ये
डायमेंशन जो ये वाला है आपने लगाया है ना, वो यहाँ तक जाना है बेसिकली। ठीक है, आपने सबसे पहले 1 बाय 1 का स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर आपने उसकी मिड लाइन ड्रॉ की। मिड पॉइंट का जो भी रेडियस इसका है 1, उस मिड पॉइंट से आपने आर्च ड्रॉ करनी है। अब जो वो आर्च इधर जाके जहाँ पे भी स्ट्राइक होगी, आपने इस डायमेंशन को वहां तक एक्सटेंड कर देना। आपको पता चल जाएगा इसका लॉन्गर डायमेंशन ये होना चाहिए। सो दिस इज golden rectangular construction. A golden rectangle with longer side A and shorter side B, when placed adjacent to a square with sides of length A, will produce a similar golden rectangle with the longer side A plus B and shorter side A. This अच्छा, अब वो ये कह रहा है जिस तरह हम ये डेवलप करते जा रहे हैं ना, उनका बेसिकली रिलेशनशिप ये होता है। इस वाले पार्ट को आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग करें, इसको आपको फॉर एग्जाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज है ये आपको अच्छी से आनी चाहिए। Then you have golden triangle. If the golden rectangle is split into two triangles, they are called golden triangles. Doing the Pythagorean theorem, we can find the hypotenuse of the triangle. अच्छा, इसके अंदर क्या है, अगर हम रेक्टेंगल को, गोल्डन रेक्टेंगल को, सपोज 2 बाय 1 इज अ गोल्डन रेक्टेंगल, ये 2 है और ये 1 है। 2 बाय 1 इज अ गोल्डन रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 हाफ्स में स्प्लिट करें। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाऊंगी मैं, तभी ये 2 हाफ्स में आएंगे। एक रेक्टेंगल ये बन गया और एक रेक्टेंगल सॉरी एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। तो दिस इज लाइक दिस। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास इसकी ये डायमेंशन भी है 1 और इसकी ये डायमेंशन भी है 2, ऐसा ही है, जी मैम। ये 1 और ये 2। अब जो हाइपोटेनस है एच, वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर देती हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस मेरी क्या है, ये, और परपेंडिकुलर मेरा ये है, और हाइपोटेनस मेरा ये है, और वो मैं ये इस फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम से मैं फाइंड कर सकती हूँ। या एफएससी में या इंटर में किसी ने मैथ्स पढ़ा हो तो उसके अंदर ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, उससे हम मतलब बेसिकली ले हम गोल्डन रेक्टेंगल ही रहे हैं, उस गोल्डन रेक्टेंगल को हम हाफ्स में स्प्लिट करके उसके थर्ड डायमेंशन को फाइंड करते जा रहे हैं। तो मैम इसका क्या मकसद है? इसका मकसद भी यही है कि हम गोल्डन रेशियो के ऊपर रहते रहते ही काम कर रहे हैं। पर मतलब गोल्डन रेशियो के अंदर जो ज्योमेट्री होती है ट्रायंगल की, वो वैसे होती है जी कि मैम। हम गोल्डन रेक्टेंगल लेते हैं और ट्रायंगल का थर्ड डायमेंशन थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। ओके मैम। Then you have golden spiral. The golden spiral is above is created by making adjacent square of Fibonacci dimension and is based on the pattern of squares that can be constructed with golden rectangle. If you take one point and then a second point 1/4 of your turn away from it, the second point is 5 times farther from the center than the first point. The spiral increases by a factor of 5. This shape is found by many shells, particularly the Nautilus. अच्छा, इसके अंदर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप गोल्डन स्क्वायर्स के साथ गोल्डन रेक्टेंगुलर को मिलाएं। ये वो वाली शेप है जिसके अंदर 5 भी ऐड हो गया। छोटे आपने टर्म से स्टार्ट किया और आपने बड़े वाले रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स भी ऐड कर दिए। अच्छा, अब क्या होगा, आप एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे और उससे स्पाइरल शेप बनाना शुरू करोगे। अगर आप इसको मेजर करो, अब हम तो मैथमेटिकली इसको हम लोगों ने कोई ऐसा पढ़ा नहीं है, अब इसको मेजर करने के लिए इसी तरह करेंगे, इनके इसका रेडियस लेंगे, इसका रेडियस लेंगे, इसका लेंगे। अगर हम इसको टोटल को मेजर करें तो 5 टाइम्स ये इससे 5 ये वाली चीज इस वाली चीज से 5 टाइम्स बड़ी है, ये वाली चीज इस चीज से 5 टाइम्स बड़ी होगी, और ये वाली चीज इस चीज से 5 टाइम्स बड़ी होगी। सो बेसिकली योर कॉन्सेप्ट इज दैट जो स्पाइरल बनती है वो
फैक्टर ऑफ 5 से इंक्रीज होती जाती है। जिस तरह इसके अंदर था कि हमारे पास हम रेक्टेंगल को डिवाइड करके थर्ड डायमेंशन पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं, इस तरह स्पाइरल की हर जो टर्न है या हर जो इंक्रीज इन डायमेंशन है वो 5 टाइम्स पिछली के होगी। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट। देन यू हैव पेनरोज स्टाइलिंग्स। The British physicist and mathematician Roger Penrose has developed an aperiodic tiling which incorporates the golden section. The tiling is comprised of two rhombi, one with angles of 36 and 144 degrees, figure A, which is two golden triangle base to base, and one with angles of 72 and 108 degrees, figure B. When a plane is tiled according to Penrose direction, the ratio of tile A to tile B is the golden ratio. अच्छा, एक टाइल उसने इस तरह बनाई है कि एक एंगल 36 का है और एक 144 का, और एक टाइल इस तरह बनाई है कि एक एंगल 72 का और एक 108 का है। मतलब ये टाइल एंगल्स पे डिजाइन की है। तो एक ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, ये थोड़ी और लंबी डायरेक्शन की बन गई। तो इन टाइल्स को जब वो जोड़ेगा तो ये एक पैटर्न बनेगा। जी मैम। तो और ये जो टाइल्स हैं बेसिकली टाइल ए टू टाइल बी की जो रेशियो है वो गोल्डन रेशियो। तो बेसिकली हर चीज गोल्डन रेशियो के अंदर डिफरेंट है। गोल्डन रेशियो के अंदर एक सीरीज आ गई है, उस सीरीज के साथ ही आप प्ले कर रहे हो हर चीज में। ट्रायंगल के अंदर आप हाफ कर रहे हो, स्पाइरल के अंदर आप 5 को ले रहे हो, पेनरोज स्टाइलिंग के अंदर आप एंगल्स पे आपने दो टाइल्स बनाई है, उनकी रेशियो लोगे तो वो गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग होगी जो 1.6 की हमारी है। देन वी हैव द ग्रेट पिरामिड। The Arms Papyrus of Egypt gives an account of the building of the Great Pyramid of Giza in 4700 before Christ with proportions according to a sacred ratio. Its use started as perhaps early as with the Egyptians in the design of the pyramids. When the basic pi relationships are used to create a right triangle, it forms the dimension of the Great Pyramid of Egypt, with the geometry shown below, creating an angle of 51.8 degrees, the cosine of which is 5 or 0.618. Okay. इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो पिरामिड है वो राइट ट्रायंगल पे बेसिकली बना है। राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। ये देखें, ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के अंदर बना और जिसके दरमियान जो डायमेंशंस के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं वो 5 के हैं। मतलब 5 का हाफ, 5 का अंडर रूट, लेकिन रिलेशनशिप 5 का ही है। ये देखें, 5 का स्क्वायर रूट जो होता है ना उसकी मतलब होता है 1/2। यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 5 है। तो जितने भी उसके अंदर पिरामिड के अंदर ट्रायंगल के अंदर रिलेशनशिप हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ 5 है। इसके दरमियान देखें, यूज तो 5 हुआ था लेकिन 5 इंक्रीज हो रहा था। मतलब ये फैक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करें ये फैक्टर आएगा, फिर इस फैक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। इसमें भी है तो 5 ही, लेकिन कहीं 5 का अंडर रूट है, कहीं 5 इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यू हैव डिफरेंट रिलेशनशिप्स इन गोल्डन रेशियो के। आपके पास एक वो सीरीज आ गई है, आपने उन सीरीज के डायमेंशन के साथ प्ले करना है, या आपके पास 5 का एक आ गया न्यूमेरिक, क्या यू हैव 1.6 या 5 एक ही वैल्यू है, तो आप यहाँ पे उसके साथ ही प्ले करते हैं। देन यू हैव Parthenon, the Greek sculptor Phidias sculpted many things including the bands of sculpture that run above the columns of Parthenon. The Parthenon, built in 447 to 438 before Christ, appears to use it in some aspect of its design to achieve beauty and balance its design. The illustration below shows one of the ways that the golden ratio is often reported to appear in its design. अच्छा, इसमें भी उसने यही कहा कि इनके अगर हम डिजाइन को गोल्डन देखें तो गोल्डन रेशियो कहीं ना कहीं इनके डिजाइन में भी एग्जिस्ट करती है। कहीं पे 5 यूज हो रहा होगा, या ये रेक्टेंगुलर जैसे ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शंस इधर भी आ रही होंगी। Then you have Notre Dame in Paris, which was built in between 1163 and 1250, appears to have golden ratio proportions in a number of its key proportions of design.
although it is rather asymmetrical in its design and difficult to measure photographically because of the parallax distortion. The golden ratio lines of the green, blue, and red rectangles conform closely to the major architectural lines which represent red vertical height of base at ground level, top of first level, top of second floor. Blue vertical height of a base of second level, top of second, top of third. Green horizontal width of outside of left top section, inside of top right section, outside of top right section. अच्छा, ये रेड ब्लू और ग्रीन को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अंदर गोल्डन रेशियो में अगर आप रेड लाइन देखो, रेड ये देखो वर्टिकल हाइट है ऑफ बेस एट ग्राउंड लेवल, टॉप ऑफ फर्स्ट लेवल, टॉप ऑफ सेकंड लेवल। फर्स्ट और सेकंड की जो वर्टिकल हाइट है बेस से वो रेड से शो कर रहे हैं, देन ब्लू से हम शो कर रहे हैं बेस से सेकंड लेवल की हाइट, टॉप ऑफ सेकंड, टॉप ऑफ थर्ड। टॉप ऑफ सेकंड एंड टॉप ऑफ थर्ड को यहाँ से ब्लू में शो किया है, and then green horizontal width of outside of left top section, inside of top right section, outside of top right, inside of top right section and outside of top right section। ये बेसिकली width को शो कर रहा है। तो ये भी उन्होंने कोई proportions पे ये लिए हुए हाइट्स और ये उनकी widths जो हैं they will be also in golden ratio। ताजमहल की एग्जांपल है, Renaissance artist of the 1500s in the time of Leonardo da Vinci knew it as the divine proportion. In India, it was used in construction of Taj Mahal, which was completed in 1640। अब इंडिया में जो हमारी गोल्डन रेशियो है वो यूज हुई थी इन मेकिंग ताजमहल। इसमें भी वही स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, हर चीज देखें सिमेट्री में है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, अगेन ये भी रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स की प्रोपोर्शन है। टोरंटो CN Tower, the CN Tower in Toronto, the tallest tower and freestanding structure in the world, has contained the golden ratio in its design. The ratio of observation deck at 342 meters to the total height of 553 is 0.618 or 5, the reciprocal of 5। ठीक है, ये 0.6 हमारा 5 क्या था 1.6, ठीक है, तो 0.6 is basically 1 divided by 1.6, तो वो 0.1 divided by 1.6 is 0.6, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ 5 पे ये बिल्डिंग डिजाइन हुई। बस आपने 5 के साथ डील करना है या रेक्टेंगुलर्स और स्क्वायर्स के साथ डील करना है गोल्डन रेशियो के अंदर। फॉर्म्स की बात करनी है तो आपने रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स पे डील कर लेना है, और अगर आपने न्यूमेरिकली उसको देखना है, जैसे इसको हम वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 5 पे लिया हुआ है, तो आपने 5 की बेसिस पे 1.65 होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 0.6। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बस गोल्डन रेशियो ही हमने पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी हाई राइज बिल्डिंग्स, और उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन 19th जनवरी आई थिंक, लेट मी चेक, हाँ जी 19th जनवरी को यू विल हैव अ प्रेजेंटेशन, वो मैंने गूगल क्लासरूम में भी उसका अपडेट कर दिया है। यू विल हैव प्रेजेंटेशन ऑन मैम हमारा 19 जनवरी को हमारा प्रैक्टिकल जूरी है। किस सब्जेक्ट की है? आपकी 19 जनवरी को? जी मैम। एक मिनट मुझे चेक करना है। मैम हमने प्रैक्टिकल डेट शीट जो है उसमें लिखा हुआ है।